नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर 6 को देखने वाले हैं। कल के लेक्चर में हमने लेक्चर यानी कि 5 में आपको बिहार और चैत्य के बारे में इस डिटेल में पढ़ाया था और आज हम यहाँ पर गुहा स्थापत्य कला के बारे में पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो यदि आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे पहले देख लीजिए ताकि आप इसको भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपना नोट्स को जो है वो एक सीरीज़ में बना पाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम आज का लेक्चर शुरू करें। यहाँ पर कुछ बच्चों की क्वेरी होती है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम PDF प्रोवाइड कराइए, या मैं कल भी आपको बता चुकी हूँ कि PDF देखिए, PDF क्या है, आप लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे और रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको 20 मिनट का ये वीडियो मिल रहा है, 20 से 19 या मिनट का कुछ आपको वीडियो मिल रहा है, तो उसको पॉज करते करते नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल में भी सुधार आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, है ना। तो साथ में सुनते भी जाइए और लिखते भी जाइए तो इंटरेस्टिंग भी होता जाएगा। और PDF की जब ज़रूरत होगी मैं आपको खुद प्रोवाइड करा दूंगी, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खुद के नोट्स बनाने की पहले पूरी तरह से कोशिश किया करिए। समझ आ रहा है? चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। आइए देखिए अपनी स्क्रीन पर, देखिए गुहा स्थापत्य कला। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, चैत्य और बिहार के बारे में। आज हम गुहा स्थापत्य कला के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो गुहा स्थापत्य होती है वो कैसे, देखिए चट्टानों को काट कर कक्षों का निर्माण किया जाता है। इसमें आप देखेंगे जो गुहा होता है ना, गुहा जो स्थापत्य कला है वो कुछ कुछ बिहार की ही तरह है। बिहार क्या था, मैंने बताया था, जहाँ पर भिक्षुओं के रहने का स्थान को क्या कहा गया था, विहार कहा गया था। कुछ उसी तरह से यहाँ पर आपको गुहा भी देखने को मिलेगा। तो चट्टानों को काट कर कक्षों का निर्माण कराया गया है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, देखिए शैलकृत स्थापत्य कला यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है, कहा जाता है। इन कक्षों का उपयोग मैंने जैसा बताया कि भिक्षुओं के रहने के लिए, यानी कि भिक्षुओं द्वारा ये आवास के लिए इसको बनाया गया है। यदि हम इसके 4वीं सदी ईसा पूर्व से 12वीं सदी तक गुहा का निर्माण की निरंतरता की हम बात करें तो उसकी जो निर्माण काल का समय है वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, देखिए किसी भी, अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ, इससे पहले हम टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़े, आपको देखना होगा जो गुफाएं हैं उनकी अवस्थिति क्या है। ठीक है, वो किस नदी के किनारे पर अवस्थित है, इसके बाद किसके शासनकाल में कौन सी इस गुफाओं का निर्माण कराया गया है। ठीक है, मौर्योत्तर काल में कराया गया है या गुप्तोत्तर काल में कराया, इत्यादि चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि मेंस और PT के क्वेश्चन वहीं से आते हैं। आइए अब मेन टॉपिक पर चलते हैं। ये तो आपने गुहा के बारे में समझ लिया। चलिए पहले देखते हैं अब हम मौर्यकालीन गुहा स्थापत्य कला है उसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो आप देखेंगे यहाँ की जो गुफाएं होती हैं, इस समय काल की जो गुफाएं हैं वो पूर्णतः चिकनी सतह वाली होती हैं। ठीक है, और इस काल की गुफाओं की विशेषता है जो अन्य गुफाओं से भिन्न है वो क्या है कि यहाँ पर पॉलिश और साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और आपको भी ऐसी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है ताकि आप जब मेंस आंसर राइटिंग में डिफरेंस के साथ लिखें, जो तुलनात्मक रूप से अगर वहाँ पर अध्ययन करके जाएंगे तो आप एक बेहतर आंसर राइटिंग वहाँ पर दे पाएंगे। आगे देखिए, इन पर उत्कीर्ण लेखों से गुफा निर्माण और उसके काल का पता चलता है। अब किसी काल के बारे में कब पता चलेगा, वहाँ के जो लेख मिलते हैं उससे पता चला है भाई कि ये मौर्यकालीन गुहा स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। इस काल में निर्मित प्रमुख गुफाओं के अगर हम उदाहरणों की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे बराबर पहाड़ी की गुफाएं और दूसरा आता है आपका नागार्जुन पहाड़ी की गुफाएं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मौर्यकालीन में पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से जो उदाहरण है, बराबर पहाड़ी की गुफाएं और नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं को पढ़ने वाले हैं। आइए पहले स्टेप में आते हैं, बराबर पहाड़ी की गुफाएं क्या है, अवस्थिति क्या है, पहले ये देख लीजिए। इनका निर्माण किसने कराया, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने आजीवकों के लिए कराया था। अभी मैं आगे बताऊंगी कि ये जो आजीवक संप्रदाय हैं वो क्या होते हैं। पहले यहाँ समझिए, ये देखिए इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है, आगे भी मैं इस प्रकार का प्रश्न लेके आई हूँ, तो खुद को तैयार कर लीजिए उसके लिए कि इसको सम्राट अशोक ने आजीवकों के लिए बनवाया था। अवस्थिति की यदि बात की जाए तो बिहार के जहानाबाद में ये अवस्थित है। इसमें 4 गुफाएँ शामिल हैं। अब देखिए बराबर पहाड़ी की जो गुफाएँ हैं ना, उसमें भी ये 4 गुफाएँ शामिल हैं, जैसे कर्ण चौपड़, लोमश ऋषि और सुदामा गुफा, और इसके बाद क्या आता है अंत में विश्व झोपड़ी गुफा। ठीक है, अब देखिए इन 2 को हाईलाइट क्यों किया गया है, किसको, लोमश ऋषि और सुदामा गुफा को। आप देखेंगे कि इस काल की जो सबसे प्रारंभ की अगर गुफाओं की बात की जाए तो गुहा स्थापत्य का आरंभिक उदाहरण कौन कौन से हैं, लोमश ऋषि और सुदामा गुफा। इनको चट्टानों को काटकर बनाई गई थी ये गुफाएं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, इनके बारे में हमें जानना होगा डिटेल में। तो चलिए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। लोमश ऋषि पहले देखेंगे हम।
लोमश ऋषि की गुफाएं कुछ इस प्रकार की होती हैं, कुछ इस प्रकार का इनका जो है उनको चित्रकारी दी गई है, उनको इस प्रकार से बनाया गया है। आइए समझते हैं इसको। इसका प्रवेश द्वार देखेंगे कि आप ये अर्ध वृत्ताकार रूप में है, ठीक है। इसके ऊपर आप जो ये चित्रकारी देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, चैत्य के मेहराब पर गतिमान हाथी, ध्यान दीजिएगा, गतिमान हाथियों की यहाँ पर प्रतिमा को बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गतिमान हाथी आपको दिख रहे हैं ना, क्लियर दिख रहे हैं आपको, तो गतिमान हाथी की प्रतिमा को इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है। यदि इस जो है गुफा के अंदर की बात की जाए तो भीतरी कक्ष इसका आयताकार है, इसके बाद इसके पीछे एक गोलाकार कक्ष भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर देखिए गतिमान हाथी की चित्रकारी को इस तरह से यहाँ पर उकेरा गया है, स्पष्ट हो रहा है। चलिए अब हम दूसरी अपनी गुफा के ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या है, नागार्जुन पहाड़ी की गुफाएं। यहाँ पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नागार्जुन पहाड़ी की गुफाएं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, बरावर की पहाड़ी की गुफाओं के बारे में पढ़ा था। आइए अब इसकी अवस्थिति देख लेते हैं। जहानाबाद बिहार में ये भी अवस्थित है, स्पष्ट हो रहा है। ये बरावर की गुफाओं से छोटी और कुछ नई है। इसमें आप देखेंगे इसमें 3 गुफाएं जो प्रमुख हैं वो हैं गोपिका, विदिति और बापिया इसमें शामिल है। गोपिका गुफा के द्वार पर, अब यहाँ पर गोपिका की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। गोपिका गुफा के द्वार पर उत्कीर्ण लेखों से पता चलता है कि इसे अशोक के पोते, देखिए किससे पता चलता है कि किसके शासनकाल में इसको बनवाया गया, लेखों से ही तो वहाँ पर पता चलेगा, उनकी चित्रकारी से पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो गोपिका गुफा के जो द्वार थे उस पर जो लेख मिले हैं उससे पता चलता है कि अशोक के पोते राजा दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए इसको बनवाया था। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैं आगे आपको आजीवक संप्रदाय के बारे में बताऊंगी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ठहरना होगा मेरे साथ और समझना होगा कि आजीवक संप्रदाय क्या होते हैं। देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि जो आजीवक संप्रदाय हैं उसके संस्थापक की यदि मैं बात करूँ तो मक्खली गोशाल जो हैं वो इसके संस्थापक हैं। और ये पहला क्या जो आजीवक संप्रदाय है, ये पहला नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय था, स्पष्ट हो गया है। आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, इनके जो पोते थे उन्होंने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए इसको बनवाया था, इनके लेखों पर ऐसा हमें पता चलता है। तो चलिए अब हम अगले अपनी गुफा की ओर बढ़ते हैं। कौन सी गुफा है आज की, ये खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने किस गुफा के बारे में पढ़ा था, नागार्जुन पहाड़ी की गुफाएं हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाओं के बारे में। अवस्थिति देखिए वही इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट आपको ये देखने को मिलती है। इसके निर्माण की यदि मैं बात करूँ तो पहली और दूसरी सदी में कलिंग नरेश खारवेल ने, ध्यान दीजिएगा, ये कलिंग नरेश खारवेल ने जैन मतावलंबियों के लिए इसका निर्माण कराया था। देखिए जो कलिंग नरेश खारवेल थे उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं एक लाइन में कि मौर्योत्तर काल के जो चेदी वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं उनका क्या नाम था, कलिंग नरेश खारवेल था। उन्होंने जैन मतावलंबियों के लिए इसका निर्माण करवाया था। तो किसके लिए, किस धर्म के लिए करवाया था, जैन मतावलंबियों के लिए। ध्यान रखिएगा पीटी में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। तो उदयगिरी की अगर प्रमुख गुफाएं की हम बात करें तो रानी गुफा जिसमें सबसे प्रमुख है और ये 2 मंजिला बनाई गई थी। इसके बाद देखते हैं रवि गुफा हो गया, मंचपुरी गुफा हो गया, गणेश गुफा हो गया और हाथी गुफा यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। किसके उदाहरण के तौर पर, उदयगिरी की प्रमुख गुफाओं के उदाहरण के तौर पर। यहाँ पर देखिए उदाहरण क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है आपसे मेंस में इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि गुहा स्थापत्य कला के बारे में चलिए थोड़ा सा चर्चा कीजिए। तो आप क्या करेंगे उसमें, अगर आप देखिए मौर्योत्तर काल और जो आगे मैं पढ़ाऊंगी गुप्तोत्तर या गुप्त काल की जितनी भी गुफाएं हैं उनके उदाहरण के साथ साथ यदि आप वहाँ पर उत्तर लिखेंगे, उनका तुलनात्मक रूप से वहाँ पर उत्तर लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बाकियों से मार्क्स आपके ज़्यादा आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आंसर अच्छा दिखना चाहिए ना, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो आपने करनी शुरू कर दी होगी हमारे साथ साथ, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो इसीलिए जब आप उदाहरण भी वहाँ देंगे तो मेंस के साथ साथ क्या होगा, पीटी की भी तैयारी होगी। कैसे हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ काल का नाम दे दिया जाए और उसमें कुछ गुफाएं आपको मिक्स करके दोनों कालों की गुफाएं यहाँ पर दे दी जाए और आपसे पूछा जाए फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर गुप्त काल की जो गुफाएं हैं वो कौन कौन सी है बताइए, 1 and 2, 2 and 4, इस तरह से आपको पढ़ाया था ना, उसी तरह से प्रश्न आ जाएगा। तो यदि हमें उदाहरण पता होंगे तभी तो हम उसका वहाँ पर उत्तर दे पाएंगे ना, क्योंकि यूपीएससी में इस तरह के उदाहरणों के साथ कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ, अंत में देखेंगे वो। पहले आइए टॉपिक खत्म करते हैं आज का। दूसरा देखिए क्या है इसमें, खंडगिरी की प्रमुख गुफाएं कुछ इस तरह से इसमें दी गई हैं। वहीं देखते हैं कि कलिंग नरेश खारवेल ने
अपने शासन के 13वें वर्ष में, ध्यान दीजिएगा 13वें वर्ष में कुमारी पर्वत यानी कि खंडगिरी उदयगिरी का पुराना नाम है। ध्यान दीजिए, देखिए अब यहाँ पर कुमारी पर्वत का नाम दे दिया गया। हो सकता है खंडगिरी या उदयगिरी की गुफा की जगह कुमारी पर्वत लिख दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि किसके शासनकाल ने इसमें यहाँ पर जो है यहाँ पर जैन किसकी बात करें, जैन साधुओं के लिए इस शैल ग्रह का जो निर्माण कराया था। अब भाई हम तो कन्फ्यूज, क्योंकि हमने तो खंडगिरी और उदयगिरी के ही बारे में पढ़ा है, इसका दूसरा नाम नहीं पढ़ा है, तो हमारे से क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कुमारी पर्वत खंडगिरी और उदयगिरी का क्या है, पुराना नाम है। ठीक है, स्पष्ट हो गया है यहाँ तक। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए अभी तक हमने मौर्यकालीन गुहा स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, गुप्त और गुप्तोत्तरकालीन गुहा स्थापत्य कला के बारे में। अभी बताया ना कि मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे लिखना है, कुछ इस तरह से लिखेंगे, डिफरेंस के साथ तुलना करके लिखेंगे तो बेहतर आंसर देखने में लगेगा। आइए यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ उसके उदाहरण दिए गए, गुप्त काल के कुछ गुहा स्थापत्य के उदाहरण हैं, जैसे कि जिसमें हम देखते हैं अजंता की गुफाएं। ठीक है, पिक्चर्स के साथ देखिएगा और अच्छे से समझ आएगा चीज़ें। अवस्थिति देखते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र बघोरा नदी के तट पर स्थित है। उसकी अवस्थिति क्या है गुफा की, वो किस नदी पे अवस्थित है, पीटी के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ नदियों के नाम और बता दी जाए, इस नदी के जो तट पर ये है, इस नदी के वहाँ पर आपका ये जो गुफा है वो अवस्थित है। यदि हमें सही से पता होगा तो हम उसका सही से मिलान कर पाएंगे। आइए समझिए, इसका जो निर्माण किसने करवाया था, अजंता की जो गुफाएं हैं, देखेंगे कि जो निर्माण है इसका घोड़े के नाल के आकार की एक पहाड़ी को काटकर घोड़े के नाल की आकृति की बात कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से देखिएगा, यहाँ पर कुल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं अजंता की गुफाओं में, कुल 29 हैं, जिनमें से 4 गुफाएं आप देखेंगे कि वो चैत्य से संबंधित है और बाकी की 25 जो शेष गुफाएं हैं वो विहार से संबंधित है। देखिए कल के लेक्चर में मैंने आपको चैत्य और विहार के बारे में बताया था। यदि आपने वहाँ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके पढ़ लीजिए, ताकि इसको और ब्रीफ में आप समझ सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए एक लाइन में मैं बताना चाहूँगी चैत्य क्या होते हैं। देखिए चैत्य क्या है, पूजा गृह स्थल है जहाँ पर स्तूप होना अनिवार्य होता है। वहीं विहार क्या होते हैं, विहार भिक्षुओं के रहने योग्य स्थान होता है। कुछ उसी तरह से गुहा भी होते हैं, वही चीज़ है, इसको स्पष्ट करना ज़रूरी था। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके लेक्चर जो आपका 5 है उसको देखिए जाके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईसा पूर्व 1ली सदी से 7वीं सदी तक के चित्र यहाँ पर पाए जाते हैं। स्पष्ट हो रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये पूर्णतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं ये देखते हैं कि पूर्णतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब ध्यान दीजिए, देखिए अजंता की गुफाओं की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर जो अजंता गुफा की संख्या 19 है और जो संख्या 24 है, किसकी गुफा संख्या, अजंता की गुफा संख्या 19 और 26, माफ़ी चाहती हूँ यहाँ पर 26 लिखा हुआ है, उसमें बुद्ध एवं बोधिसत्व की आकृतियों से ये सुसज्जित है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से पिक्चर्स है, इसमें बुद्ध और बोधिसत्व क्या, यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा जो प्राचीन भारतीय बौद्ध धर्म के अनुसार इसमें बताते हैं कि बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं या पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हम कह सकते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ों को उजागर किया गया है चित्रों के जरिए। तो वहाँ पर उन आकृतियों को सुसज्जित किया गया है। ठीक है, इनकी दीवारों और छतों पर आप देखेंगे जातक कथाओं का यानी कि कुछ स्टोरीज का चित्रण किया गया है। बुद्ध से संबंधित क्या कहा गया है, ये पूर्णतः बुद्ध से संबंधित है। इसमें बनाए गए चित्रों को, यहाँ ध्यान दीजिए, फ्रेस्को चित्रकारी तकनीकी द्वारा बनाया गया है। देखिए उस समय में, ये कितनी पुरानी बात है, उस समय में उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी या कोई तकनीक के द्वारा उन्होंने इस तरह की चित्रकारी को उजागर किया है। तो हमें यहाँ पर क्या समझना है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यहीं पर ऐसी चीज़ें ध्यान देनी होती कि हमें पढ़ना क्या है, उससे ज़्यादा क्या समझना है, छोड़ना क्या है। तो फिलहाल अभी हमें पढ़ना क्या है वो भी समझिए। जैसे जो फ्रेस्को चित्रकारी होती है वो बेसिकली होती क्या है, हमें फ्रेस्को चित्रकारी के बारे में समझना होगा पहले। ठीक है, देखिए ये चित्रकारी क्या है, जो भित्ति चित्र की एक तकनीक है। क्या है, भित्ति चित्र की एक तकनीक है जो ताज़ा या गीली मिट्टी पर प्लास्टर करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो फ्रेस्को चित्रकारी आप नहीं भूलेंगे। हो सकता है डायरेक्ट आपसे यहाँ पर पीटी में प्रश्न पूछ लिया जाए कि फ्रेस्को चित्रकारी की तकनीकी किस गुफा से संबंधित थी, भित्ति चित्र की बात पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, ये अजंता की गुफा के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। फ्रेस्को चित्रकारी तकनीकी द्वारा इसको बनाया गया था। वहीं देखते हैं गुफा संख्या
संख्या जो अजंता की गुफा संख्या 26 में, किसमें, गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण के बारे में वहाँ पर आपको मूर्ति मिलती है। उनके मृत्यु से संबंधित, महापरिनिर्वाण क्या, मृत्यु की बात कर रहे हैं, महापरिनिर्वाण के बुद्ध की मूर्ति गुफा नंबर 26 में मिलती है। देखिए मान लीजिए हो सकता है कि पीटी में आपसे कुछ गुफाओं के नाम दे दिए जाएं, जैसे अजंता गुफा संख्या इतना हो गया और किसी और गुफा की संख्या नंबर इतना हो गया, और वहाँ पर दे दिया जाए कि इनके बारे में वहाँ पर मूर्ति मिली है। हो सकता है उनकी जातक कथाओं के बारे में पूछ लिया जाए, तो गुफा संख्या, गुफा का नाम के साथ और कुछ इस तरह से चीज़ें दे दी जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि किस गुफा संख्या में किसकी बात की गई है, किस गुफा संख्या में किस धर्म के बारे में इंगित किया गया है, वो सब हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने अजंता की गुफाएं पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एलोरा की गुफाएं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर अवस्थिति क्या है इसकी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। यदि इसके निर्माण की, सभी की तरह इस गुफा के अगर निर्माण की बात की जाए तो 5वीं से 11वीं सदी के मध्य में इसका निर्माण कराया गया था। पिक्चर देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। इसके बाद देखेंगे 34 गुफाओं का एक समूह है, एक ग्रुप है 34 गुफाओं का, जो बौद्ध, एक गुफा नंबर 1 से 12 तक बौद्ध से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखेंगे हिंदू जो धर्म है उसमें गुफा नंबर 13 से 29 तक आपको देखने को मिलेगा। जैन धर्म से संबंधित जो गुफा संख्या है वो 30 से 34 के बीच में है, इन सभी धर्मों से संबंधित है। चलिए भाई ये तो रही इस टॉपिक की बात। अब प्रश्न यहाँ कैसे पूछा जा सकता है, हो सकता है पीटी में आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए, ऐसी गुफा के बारे में वर्णन कीजिए जहाँ पर सभी सर्वधर्म समभाव की बात की गई है, उनकी संख्या या मतलब सर्वधर्म समभाव की बात की गई, उसके बारे में हमें थोड़ा विवरण दीजिए। तो वहाँ पर आप अगर इस तरह से कि किस गुफा संख्या से किस गुफा संख्या तक किस धर्म से संबंधित है, यदि हम वो लिखते हैं तो हमारा आंसर बहुत अच्छा दिखेगा और एक अच्छा उदाहरण एक एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहिए, ये मेंस और पीटी दोनों के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ यहाँ पर पीटी के पर्पस से आपको ये सब दिया जा रहा है। तो देखिए मुझे ये समझ नहीं आता कि आप ऐसा क्यों करते हैं कि पीटी को अलग और मेंस को अलग देखते हैं। देखिए आप जब ब्रीफ में कोई चीज़ पढ़ेंगे तो मेंस की तैयारी उसमें से ही जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको निकाल देंगे तो पीटी की तैयारी होती रहेगी, कुछ अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेंस के लिए, वो सिर्फ पीटी के लिए। आप मेंस को प्रॉपर पढ़ेंगे, आपका उसका सिलेबस देखेंगे तो सब कुछ आपको वहीं से ही मिलेगा। तो कुछ छोड़ना नहीं है इस तरह की चीज़ों में, यहाँ पर आपको समराइज करके दी जा रही हैं चीज़ें। परेशान मत होइए कि मैम कौन सी बुक पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हम बैठे हैं ना यहाँ पर, हम आपको बताएंगे कि जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो पूरी तरह से एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उनको बनाया गया है, उसको समराइज करके बनाया गया ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाला जा सके। तो बस इसी को देखते देखते आपको नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में। आइए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। आइए आगे बढ़े अब हम। चलिए आगे देखते हैं। गुफा संख्या 16 में यदि हम देखें तो कैलाश मंदिर, ध्यान दीजिएगा किसकी बात करा है, किस गुफा की, एलोरा की गुफा की बात करा है। संख्या 16 में कैलाश मंदिर जो एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है, कहा जाता है कि इसमें रावण को ऐसा देखा गया है कि रावण जो है वो कैलाश पर्वत को ऐसे उठाए हुए हैं, ऐसा दिखाया गया है। कैलाश पर्वत को ऐसे हिलाते उठा के ऐसे दिखाया गया, ऐसा माना जाता है। कुछ चित्र उसी को प्रतीक और इंगित करता है। हिंदू और बौद्ध गुफाएं मुख्य रूप से, ध्यान दीजिए, हिंदू और बौद्ध गुफाएं मुख्य रूप से राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, जबकि जैन गुफाएं आप देखेंगे किसके द्वारा, यादव राजवंशों द्वारा निर्माण या निर्मित की गई हैं। हिंदू बौद्ध गुफाएं राष्ट्र जो कूट है शासक उनके द्वारा, और जैन गुफाएं आप देखते हैं यादव राजवंशों द्वारा इनको बनाया गया है। तो डिफरेंस को याद रखिएगा, किस शासक ने या किस राजवंशों ने किस गुफा को बनवाया है। आगे देखिए एलिफेंटा की गुफाओं की यदि बात करें तो इसकी अवस्थिति मुंबई के आप देखते हैं महाराष्ट्र में है, यानी कि मुंबई के निकट महाराष्ट्र में है। इसका प्राचीन नाम क्या था, घारपुरी था। किसका, एलिफेंटा की गुफा का निर्माण अगर देखें तो 5वीं से 6ठी सदी के मध्य में चट्टानों को काटकर बनाया गया था। और ये किससे संबंधित है, धर्मों का भी ध्यान रखा करिए, किससे संबंधित है, शैव मत से संबंधित है। यहाँ पर प्राप्त मूर्तियों में हम देखते हैं सबसे प्रमुख क्या है, त्रिमूर्ति, जो भगवान शिव के महेश्वर रूप में, किसके, शिव के महेश्वर स्वरूप को प्रदर्शित करती है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पीटी में भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि स्पेशली हम पीसीएस की यदि बात करें तो शिव के महेश्वर स्वरूप की प्रतिमा जो प्रदर्शित करता है प्रतिमा, वो किससे मिली है, एलिफेंटा की गुफा से मिली है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। आइए
चलिए, बाघ की गुफा अगर हम देखें तो इसकी अवस्थिति धार मध्य प्रदेश बाघनी नदी के किनारे है। ये इंपॉर्टेंट है, नदी की बात भी की गई है यहाँ पर। निर्माण देखेंगे 4वीं से 6वीं सदी के मध्य गुप्तकालीन के समय पे इसका निर्माण देखा गया है। यहाँ पर आप देखते हैं ये जो बाघ की गुफाएं हैं उसमें 9 गुफाएं हैं कुल, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? देखिए यहाँ पर बाघ गुफाओं की बात की जाए और पूछा जाए किससे से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कुल कितनी गुफाएं हैं यहाँ पर? 9 गुफाएं हैं। देखिए वर्तमान में अब इसमें केवल 5 गुफाएं जो है वो सुरक्षित रह गई हैं। आप देखेंगे कि इन गुफाओं में जो जिन चित्रों को उकेरा गया है उसमें आप देखेंगे नृत्य भी है, गायन के चित्रों को, वादन के चित्रों को भी, अभिनय को भी यहाँ पर दिखाया गया है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ओपेरा के भी दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है। सोचिए उस समय काल में ओपेरा के भी दृश्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, नृत्य हो गया, गायन हो गया, वादन के साथ साथ अभिनय को भी यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन गुफाओं के भित्ति चित्र सर्वाधिक सुरक्षित अवस्था में है। बाकियों के कंपैरिजन में यहाँ के भित्ति चित्र सुरक्षित अवस्था में है। इन चित्रों का विषय ध्यान दीजिए, इन चित्रों का विषय धार्मिक न होकर लौकिक जीवन से संबंधित है। देखिए अब जब हम ये पढ़ रहे हैं, कौन सी गुफा के बारे में पढ़ रहे हैं? देखिए बाघ की गुफाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रश्न आ सकता है आपसे कि यहाँ पर जो चित्र मिले हैं, यहाँ पर जो चित्र का विषय है बेसिकली, तो वो लौकिक जीवन से संबंधित है। उल्टा कर सकते हैं, वो लौकिक जीवन से संबंधित है, ना कि धार्मिक जीवन से। अब हमने गुफाओं के बारे में पढ़ा है तो उसमें धर्म से संबंधित, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे इन सब चीज़ों के बारे में बताया, तो हम सोच सकते हैं कि उसके बारे में वहाँ पर धर्मों के बारे में ही मेंशन किया गया होगा। जबकि देखिए यहाँ पर अलग है। अजंता में देखेंगे, यहाँ पर अजंता में क्या है कि वहाँ का जो विषय होते थे, जो इन चित्रों को विषय को बनाया जाता था, वो धार्मिक थे। जबकि आप देखेंगे ये जो हमारी बाघ की गुफाएं हैं उसमें लौकिक जीवन से संबंधित विषय मिले हैं चित्रकारी में, ना कि धार्मिक जीवन से। तो इस तरह की डिफरेंस के साथ चीज़ों को लिखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपके आंसर में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम उदयगिरी की गुफाओं की यदि बात की जाए तो अवस्थित विदिशा मध्य प्रदेश, यहाँ कुल 20 गुफाएं मिली हैं। यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान दीजिए, यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के समय के अभिलेख भी मिले हैं। धार्मिक मूर्तियों की बारीक और उनकी भव्य नक्काशी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। आप देख रहे हैं इसकी नक्काशी, इसकी बारीकी को किस प्रकार से बहुत ध्यान रखा गया है। ये हिंदू और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, उदयगिरी की गुफाओं में जो चित्रकारी मिली है, जो इनकी मूर्तियाँ मिली है, वो जैन और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और मौर्य काल के जो जितने भी गुहा स्थापत्य कला है उनके बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर गुहा स्थापत्य कला के और भी अन्य जो उदाहरण हैं, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पीटी में इस तरह के आपके देखेंगे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी। देखिए यहाँ पर गुफा दिया गया है, यहाँ पर उनका स्थान और उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, उनके फीचर्स दिए गए हैं। जैसे पीतल खोरा की गुफाएं, स्पष्ट हो रहा है आपको, पीतल खोरा की गुफाएं देखेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। इनका निर्माण यदि बात की जाए तो संभवतः 2वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था और ये 13 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। स्पष्ट हो गया है। कनेरी की गुफाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में मुंबई के निकट बोरीवली में ये अवस्थित हैं। देखेंगे कि कनेरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में स्थित है। देखिए अब ये पता चला कि कनेरी की जो गुफाएं वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में अवस्थित हैं। तो इससे क्या पता चला कि अच्छा भाई संजय गांधी जो हमारा नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ है? वो कनेरी की गुफा यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इससे 2 चीज़ें आपकी तैयार हो गई। ये 9वीं सदी की बनी हुई लगभग 109 गुफाएं हैं। यह स्थान बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा हीनयान और महायान संप्रदाय में क्या डिफरेंस होता है। मैंने कई बार अधिकतर आपको लेक्चर्स में बताया है, आप हमें बताइएगा। कन्हेरी चैत्य ग्रह की बनावट कार्ले के चैत्य ग्रह के समान ही है। पढ़ाया है मैंने चैत्य ग्रह के में, आप जाके देखिएगा। कार्ले के चैत्य ग्रह के समान ही है कन्हेरी की चैत्य ग्रह। देखते हैं कि कन्हेरी के चैत्य ग्रह में प्रवेश द्वार पर ध्यान दीजिए, डिफरेंस क्या है उससे। कन्हेरी के चैत्य ग्रह के प्रवेश द्वार के सामने एक आंगन बना हुआ है, जो किसी भी अन्य चैत्य ग्रह में ऐसा नहीं दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो बाकियों से भिन्न है कन्हेरी चैत्य ग्रह में। चलिए
बाद में देता है बादामी की गुफा मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। कर्नाटक के बागलकोट जिले में अवस्थित है। इसमें देखेंगे जैन और संभवतः बौद्ध गुफा मंदिर का इसमें एक समूह है। ये गुफा की दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई है। बात यहाँ पर जैन और संभवतः बौद्ध धर्म की बात करें और 4 हिंदू यहाँ पर गुफाएं मिली है जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमाओं को उकारा गया है। अंतिम है आपका सित्तनवासल की गुफाएं, जो कि तमिलनाडु के पुदुकोट्टई दिख रहा है ना, पुदुकोट्टई जिले में है। और इस समूह में आप देखते हैं 7 गुफाएं देखते हैं कि जो कि जैन मठ का हिस्सा है। ठीक है, जैन मठ का हिस्सा है। इस स्थल का उपयोग आप देखेंगे किस किस चीज़ के लिए हुआ है, कायोत्सर्ग और सल्लेखन। ठीक है, कायोत्सर्ग और सल्लेखन जैसी कठोर तपस्या के लिए इसका जो इस्तेमाल है, जो उपयोग है वो किया जाता है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया है सारी चीज़ें आपको। चलिए, अभी तक आपने सारा टॉपिक पढ़ लिया, कौन कौन से किस काल में किस किस गुहा स्थापत्य की स्थापना की गई है। जैसा कि हम बताते हैं कि लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित, उनको हम देखने वाले हैं। आइए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, यूपीएससी प्री का 2010 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या देखना है, देखिए समझते हैं इसको ऐसे कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित, ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण हमें देखने को मिले हैं या उपलब्ध हुए हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में, किसमें, एक तो मिल गया भाई अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। तो गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा विशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर मिलता है। मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया है, अगर आपने जेन्युइनली पढ़ा है, नोट्स को बनाया है, इसके बाद आप यहाँ वापस आइए और इसका आंसर दीजिए। तो इससे पहले यहाँ पॉज करिए, मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या होगा, अभी मैंने पढ़ाया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाघ की गुफाओं में देखिए जो गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के 2 हमें उदाहरण देखने को मिले हैं। इसमें एक में तो अजंता की गुफाओं में मिल गया, तो दूसरा किस में है, यहाँ पर बाघ की गुफाओं में है। ठीक है, स्पष्ट हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। ठीक है भाई, हो गया ये। अभी हम और पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। जबकि देखेंगे कि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जो बराबर की गुफाएं अभी मैंने पढ़ाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ पर देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि सम्राट अशोक के द्वारा, इसमें देखेंगे सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, यहाँ पर सम्राट अशोक की बात की गई थी ना, उसके जो पोते ने भी आपने पढ़ा था कि उसके बारे में दिया गया था, आजीवक संप्रदाय के द्वारा संप्रदायों के लिए बनाया गया था। तो इस आधार पर ये पता चल गया भाई कथन 2 तो ठीक है। चलिए अब पूछ रहे कौन से कथन इसमें से सही है। यदि हम जो है वो एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो ये भी सीख लेते हैं यहाँ पर। तो कौन से कथन सही है, तो अभी तक दूसरा सही है। चलो इसको हम निकाल के रखते हैं। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। चलो भाई हमें नहीं याद आ रहा है तो हम इसके आधार पे देखने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पर देखते हैं। ये दूसरा कथन जो है, माफ़ी चाहती हूँ, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर अशोक ने बनवाया था, तो मैं इसे क्रॉस करना चाहूँगी, ये गलत है। पूछ रहे कौन से कथन सही है, तो ये तो गलत है। तो कहाँ कहाँ 2 दिया गया है उनको हम हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, तो ये 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। 50-50 पे हम खेलते हैं। अब बचा केवल 1 और केवल 3। अब हम ऑप्शन 3 पे आते हैं कि जो एलोरा है उसमें गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। मैंने क्या कहा था, कौन सी गुफा है जिसमें सर्वधर्म संभाव के लिए जो चित्र उकेरे गए हैं उस गुफाओं में, तो कौन सी है, एलोरा में ऐसी गुफाएं हैं जिसमें विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो ये कथन हमारा क्या हो जाता है, पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो अभी तक पता चल गया भाई ऑप्शन 3 जो है वो हमारा पूरी तरह से करेक्ट है और हमें एक ही चूज़ करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला पूरी तरह से गलत है। ठीक है, मैंने पढ़ाया है, आप जाके रिवाइज करेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और आप सभी से आशा करती हूँ इसी तरह से निरंतर हमारे साथ बने रहें, अपना सहयोग हमें देते रहें अपने सुझाव के द्वारा, अपने लाइक्स के द्वारा और अपने सब्सक्राइब के द्वारा। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। कल जल्दी से फिर से एक नए लेक्चर और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जितना आपने नहीं देखा है वीडियोज़ को, उन सभी वीडियोज़ को रिवाइज कर लीजिए ताकि कल जब वापस से हम मिलें एक नई ऊर्जा और एक नए उत्साह के साथ हम वापस यहाँ पर मिलेंगे। चलिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।